दोस्तों नमस्कार। देवमाइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 13 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वेल ऑर्डर्ड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज हम द हिंदू के 4 एडिटोरियल आर्टिकल की बात करेंगे। पहला विल वॉन, उसके बाद हम देखेंगे 3 to Tangle, then we will discuss Bharat Jodo and Congress Jodo as opportunities, and in the last, India has lost its way in the use of international law. वन बाय वन चारों ही आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है विल वॉन, अच्छी तरह से जीता। श्रीलंका एंड पाकिस्तान गेव देयर फैंस बैक होम समथिंग टू चीयर अबाउट। श्रीलंका और पाकिस्तान ने अपने प्रशंसकों को खुश होने के लिए कुछ दिया। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। इस आर्टिकल में बात कही गई अभी जो हाल में संपन्न हुए एशिया कप 2022, जिसको श्रीलंका ने जीता। बेसिकली फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया। श्रीलंका 170 रन 20 ओवर में बनाया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान 147 पर सिमट जाता है। आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया जाता है कि किस तरीके से श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही घरेलू स्थितियों की बात करें तो काफ़ी गंभीर स्थितियों से गुजर रहे हैं। श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनके लिए खड़ा किया हुआ है। वहीं साथ में पाकिस्तान की बात करें तो अभी जो रिसेंट जो वहाँ पर बाढ़ आई हुई है उससे जो आम जनजीवन है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। ऐसे में दोनों ही देश ऐसी परिस्थितियों से आगे निकलते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश का नाम बढ़ाते हैं, ये काबिले तारीफ है। श्रीलंका अपनी शुरुआत अफगानिस्तान में हार से करता, वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत की शुरुआत जीत से होती। हालांकि सुपर 4 स्टेज पर भारत पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों से हार जाता है। आर्टिकल में ये भी बात आगे कही जा रही है कि जो भारत के जो सलामी बल्लेबाज हैं, जो टॉप ऑर्डर है, उनको लगातार और कंसिस्टेंटली उम्दा प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोहली का शतक भारत के लिए एक अच्छी खबर है, जो लगभग 1000 दिन के इंतज़ार के बाद देखने को मिलता है। अब आने वाले समय में वर्ल्ड कप T20, जो कि 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत इसकी हो जाएगी, उसके लिए जसप्रीत बुमराह की वापसी हो जाती है। हालांकि रविंद्र जडेजा ये वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा, क्या 2022 विश्व विजेता बनने का सपना भारत अपना पूरा कर पाता है, और यदि ये सपना पूरा करना है तो भारत को सभी फ्रंट पे और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगले आर्टिकल की अब हम बात करते हैं। अगला आर्टिकल है 3 to Tangle, उलझन में डालने के लिए 3 अथवा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आम भाषा में हम जो बात करते हैं। तो पाकिस्तान फैक्टर शुड नॉट अंडरमाइन इंडियाज क्लोज सिक्योरिटी टाइज विद द यूएस। पाकिस्तान फैक्टर को अमेरिका के साथ भारत के घनिष्ठ सुरक्षा संबंधों को कमजोर नहीं करना चाहिए। आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जिस तरीके से भारत ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, अभी यूनाइटेड स्टेट द्वारा जो पाकिस्तान के F-16 युद्धक विमान है उसको अपग्रेड करने की 450 मिलियन, जिसमें F-16 विमान का इंजन अपग्रेडेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अपग्रेडेशन होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी काफ़ी सारे इसके अपग्रेड किए जाएंगे, और ये निश्चित तौर पर भारत की चिंताएं और बढ़ा देता है। 2016 में ओबामा प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को और F-16 युद्धक विमान देने की बात कही जा रही थी, जिसको वहाँ की कांग्रेस द्वारा खारिज कर दिया जाता है, और उसके कुछ समय बाद ही देखने को मिलता है बालाकोट एयर स्ट्राइक में, जब पाकिस्तान अपनी F-16 फ्लीट को लगा देता है भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक में। अब चूंकि भारत और यूएस कई मुद्दों पर एक दूसरे से उतना सहमति नहीं रख पाते हैं, बावजूद उसके मैच्योरिटी के साथ दोनों देश आपसी संबंधों को खराब नहीं होने दे रहे, कई मुद्दों पर आगे भी बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान की बात करें, यूक्रेन विवाद की बात करें, अथवा जब भारत रशिया से जब अभी S-400 ले रहा है और दूसरी चीज़ों पर जब यूएस सैंक्शन की बात कर देता है, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में निश्चित तौर पर मामलों को लेकर मतभेद की स्थिति ज़रूर देखने को मिलती है, पर मैच्योरिटी के साथ
उस मतभेद से संबंधों को खराब नहीं होने दिया जाता है और यूएस और इंडिया दोनों ही एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पर जिस तरीके से यूएस द्वारा पाकिस्तान प्रेम को अभी इधर कुछ समय से देखा जा रहा है, अब कुछ एक्सपर्ट का यह कहना है कि ये जिस तरीके से यूक्रेन रशिया विवाद में जो पाकिस्तान रशिया की तरफ न होते हुए बल्कि ये इवन यूक्रेन को कई सारे जो हथियार हैं वो भी पाकिस्तान द्वारा मुहैया कराए गए हैं, तो ऐसे में एज अ अवार्ड ये जो अपग्रेडेशन है और साथ में भारत के लिए एक चेक एंड बैलेंस की भी यूएस की कोशिश है कि जिस तरीके से लगातार भारत यूक्रेन मामले पर रूस के प्रति अपनी नज़दीकी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम के तौर पर भी कई एक्सपर्ट इसको देख रहे हैं। ट्रंप गवर्नमेंट जिस तरीके से पाकिस्तान पर बिल्कुल नकेल कस के रखा हुआ था, उसके बिल्कुल इतर जो बाइडन अभी कर रहे हैं। अब यूएस के अपने तर्क हो सकते हैं। जब अफगानिस्तान में यूएस फोर्स की मौजूदगी थी तब भी उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी, और अभी जब अफगानिस्तान में यूएस नहीं मौजूद है शायद तब पाकिस्तान की यूएस को और ज़्यादा ज़रूरत समझ में आ रही है। बावजूद इसके भारत की जो चिंताएं हैं अपने सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वो व्यवहारिक हैं, लाजमी हैं और सही समय पर गंभीरता से सोचने का ये विषय वस्तु भी है। नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे भारत जोड़ो एंड कांग्रेस जोड़ो एज अपॉर्चुनिटीज। भारत जोड़ो और कांग्रेस जोड़ो अवसर के रूप में। द डिस्पेयर ओवर द ओवरविनिंग डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी एंड इट्स इंक्रीजिंगली डिविजिव गवर्नेंस नीड्स टू एंड। एक पार्टी के बढ़ते प्रभुत्व और उसके बढ़ते विभाजनकारी शासन को लेकर निराशा खत्म करने की ज़रूरत है। ये आर्टिकल बेसिकली शशि थरूर जी द्वारा लिखा गया है। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत संक्षेप में बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहला, भारत जोड़ो जो यात्रा है कन्याकुमारी से शुरू होगी, कश्मीर तक जाएगी, और इसके अलावा आर्टिकल में ये भी बात कही गई है अभी आने वाले समय में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनका चुनाव होगा। तो ये दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट कांग्रेस के लिए हैं और ओवरऑल कांग्रेस का ये प्रयास है कि जो अस्तित्व का संकट कांग्रेस के ऊपर जो बन चुका है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए और जो आने वाले जो चुनाव है उसमें कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसको किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और आर्टिकल में ये भी कहने का प्रयास किया गया है कि जो वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो एक जो विभाजनकारी जो नीति है उसका प्रयोग कर रही है भाषाई, जातीय और अन्य आधारों पर, जिसके विकल्प के तौर पर सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो एक समानता भरी नीतियों का पालन करेगी और पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट आर्टिकल में अब हम बात करेंगे इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स वे इन द यूज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के इस्तेमाल में भारत रास्ता भटक चुका है। अनलाइक इन द वेस्ट, इट्स जनरलिस्ट डिप्लोमेट्स एंड पॉलिसी मेकर रेयरली एम्प्लॉय द इंटरनेशनल लॉ वोकेबुलरी एक्सटेंसिवली। पश्चिम के विपरीत इसके अर्थात भारत के सामान्यवादी राजनयिक और नीति निर्माता शायद ही कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्दावली को बड़े पैमाने पर नियोजित करते हैं। बेसिकली आर्टिकल में ये बात कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब बात होती है तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है इससे जुड़े हुए जो शब्दावलियां हैं इनको लगातार और एक्सटेंसिवली उपयोग करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी बातों की मान्यता और ज़्यादा हो सके। और जो पश्चिमी देश हैं वो ऐसा करते भी नज़र आते हैं, जो अपनी हर बात में उनका ये प्रयास होता है कि जो शब्द हैं वो ऐसे हों जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो उनकी शब्दावलियों के रूप में प्रयोग होते हुए आए हों। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत अभी इस मामले में ऐसा करता हुआ नज़र नहीं आता है। कई सारे एग्जाम्पल की बात हो रही है। उससे पहले जब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ की बात होती है तो वहाँ भारत ज़रूर ऐसा करता हुआ दिखता है और उसके दो बड़े इनिशिएटिव भी नज़र आते हैं, जिसमें CCIT या कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन ISA जैसे प्रयत्न जो भारत द्वारा सफल बनाए जा रहे हैं की बात कही जाती है। इसके आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है, कई सारे एग्जाम्पल की बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जब भारत
अभी इसको ज़रूरत होती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून की शब्दावली है उनका प्रयोग किए। रिसेंट एग्जांपल चाहे चाइना का जो एग्रेशन बॉर्डर पे हो रहा है उसमें भी भारत ऐसा करते हुए नहीं दिखता है। जब पाकिस्तान की बात होती है तो कई सारी बातों पर, चाहे कश्मीर की बात हो, वहाँ पर भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जो अदालतें वहाँ नहीं घसीटता है। इवन जब पाकिस्तान जो मोस्ट फेवर्ड नेशन से भारत को जो MFN का जो दर्जा दिया जाता है उसमें भारत को दर्जा नहीं देता है। ऐसे में भारत द्वारा पाकिस्तान को WTO में नहीं घसीटा जाता है। तो बेसिकली आर्टिकल में ये सब बात कही जा रही है कि भारत को ऐसा करना चाहिए और आने वाले समय में, एक लंबे भविष्य में ऐसा नहीं करने से भारत को कई फ्रंट पे इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सब के बाद आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जो दूसरे जो देश हैं, विशेष तौर पे जो पश्चिमी देश हैं, वो लगातार इन ऐसी चीज़ें करते हैं। इवन हम अपने पड़ोसी देश में चाइना की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक्सटेंसिवली इन बातों का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ भारत की बात करते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स की बात कही जा रही है, जो संस्थागत कई कमियों की बात भी इसमें कही जा रही है कि जो हमारे ज़्यादातर जो डिप्लोमेट हैं वो जनरलिस्ट अप्रोच रखते हैं। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, MEA, उसका सिर्फ एक सेक्शन है जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ को डील करता है। लीगल एंड ट्रिटीज, LNT जो सेक्शन है MEA का, बेसिकली सिर्फ LNT डिवीज़न ही इन चीज़ों को देखता है। ज़रूरत क्या है कि इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और विशेषज्ञों को और लाने की ज़रूरत है, संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। वर्तमान में उसकी स्ट्रेंथ 13 है, जबकि जो अप्रूव्ड जो स्ट्रेंथ है लगभग उसके आधे। अप्रूव्ड कितना, 23 होना चाहिए, अभी 13 है। और क्वालिटी ऑफ टैलेंट पर भी सवालिया निशान इसमें खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो इंटरनेशनल तौर पे जो वकील होते हैं वो काफ़ी लुक्रेटिव, उनको जितने भी रिम्बर्समेंट और वो सारा जो पैकेज वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है बनस्पत जो सरकारी यहाँ पर जो डिप्लोमेट आते हैं उनमें बनने से। इस सब के अलावा ये भी बात कही जा रही है आगे कि कई सारे जो भारत की बात करते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग देखने को मिलता है। डिफरेंट जो मंत्रालय हैं वो अलग अलग एंगल से अपनी बात उस डिसीजन मेकिंग में सामने रखते हैं। ऐसे में टुकड़ों में बात सामने आती है। ज़रूरत क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अलग से पूरा एक मंत्रालय बनना चाहिए जिसकी बात भी कही जाती है। पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट 2016 में रिकमेंड किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंतर्गत इसको अलग से बनाने की ज़रूरत है। इन सब के अलावा जो एकेडमिक की बात की जाए तो वहाँ पे भी हम, अगर भारत की बात कही जाए तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका स्टैंडर्ड और बढ़ाने की ज़रूरत है। इस सब के अलावा 2021 में पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा फिर से रिकमेंडेशन किया जाता है कि इंटरनेशनल लॉ जो एक चेयर इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ इसमें रिसर्च को बढ़ावा जिससे दे। इसके अलावा भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर ICWA जैसी संस्था है, पर ये ज़्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उन पर यह फोकस करता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर। इसके बिल्कुल विपरीत चाइना एक्सटेंसिवली जो इंटरनेशनल जो लॉ है उस पर मैसिव रिसर्च कराता है। उनकी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी फोकस रहती है और जिसका जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसको इनका फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भारत की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ ICIL जो कि 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था, अभी ये जो रिसर्च देता है इंटरनेशनल लॉ में कराने का इनका होता है। इसका स्टैंडर्ड जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से जब तुलना करते हैं तो कहीं पर ठहरता हुआ नहीं देखने को मिलता है। इनके जर्नल की हम बात करें तो जो फ्लैगशिप जर्नल है द इंडियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लगभग 60 साल से ऊपर, 6 दशक से ऊपर का ये जर्नल हो चुका है। फिर भी जब अंतर्राष्ट्रीय जब जर्नल की बात करते हैं तो इसका स्थान कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। वहीं भी 2 दशक में ही इस्टेब्लिश हुए चाइनीज़ जर्नल की बात करते हैं, चाइनीज़ जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द टॉप रैंक्ड जर्नल इन द वर्ल्ड में अब इसकी संख्या, इसका स्थान देखने को मिलता है। ऐसे में जो लगातार जो क्वालिटी में गिरावट देखने को मिल रही है वो चिंता का विषय है। अब
ये भी ज़रूरत है जो एकेडमिशियंस हैं उनको भी, जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ है इसको एज अ सब्जेक्ट इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, किस तरीके से पॉपुलर इसको किया जाए। इस सब के अलावा जो भारत का सपना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल जो अफेयर होते हैं उसमें अपना स्थान और ज़्यादा बढ़ाने का, अपनी वर्चस्व को और ज़्यादा स्थापित करने का, वो बिना अंतर्राष्ट्रीय कानून में पारंगत पाए हुआ संभव नहीं है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।